दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अगला मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 14वां लेक्चर है। इसी सेशन में पिछले 10 लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पर बातचीत किए हैं। शुरुआत में 30 लेक्चर में दोस्तों जो आपको दिया गया वो पढ़ाया गया, स्पेशली एक एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ाया गया। अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस के लेक्चर वाइज या चैप्टर वाइज वीडियो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी दे दिया गया और अब बारी है मॉक टेस्ट की। तो जो अति संभावित प्रश्न है आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं पुलिस परीक्षा में हिंदी विषय से, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। याद रखेंगे हमारा एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया study91pro.com, जहां से टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम मॉक टेस्ट अटेंड करा रहे हैं उसी तरह से आप टेस्ट सीरीज देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक से बढ़कर एक सवाल मिलेंगे। एक बार आप आइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हम लोग किताबों पर काम करना शुरू कर दिए। तो प्लेटफॉर्म से किताबें लॉन्च की गई। ये किताबें अलग अलग परीक्षाओं के लिए हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित किताबें हैं। ठीक है, ये आपको स्टडी 91 के पोर्टल पर दिख जाएंगे दोस्तों, स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर दिख जाएंगी। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी तरह का डाउट हो, समस्या हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और समस्या का समाधान मिल जाएगा। स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले सवालों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा दोस्तों, पत्थर फेंक रहा हूं। पहला ही सवाल लगता है विकेट गिरा देगा। सुनिए क्या लिखा, पत्थर फेंक रहा हूं काव्य की रचना के लिए किसे 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सर एक बात तो मान गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से बहुत सवाल बना है, बहुत सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया तो हम भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो किसे दिया गया दोस्तों, लिख रहा मृदुला गल को नहीं, काशीनाथ सिंह को नहीं, उदय प्रकाश को नहीं, यह दिया गया दोस्तों चंद्रकांत देवताले को। किसे दिया गया, चंद्रकांत देवताले की रचना है जिसका नाम है पत्थर फेंक रहा हूं, इसलिए उन्हें दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों यह 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ था और पहली बार यह पुरस्कार किसे दिया गया था, पहली बार यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी को यह पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना कौन सी दोस्तों, याद रखेगा हिम तरंगिणी। कौन सी रचना थी, हिम तरंगिणी उनकी रचना थी। इसी रचना पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगर हम वर्ष 2023 की बातें कर ले तो वर्ष 2023 में यह पुरस्कार संजीव कुमार जी को दिया गया है। संजीव कुमार जी को दिया गया है। उनकी रचना क्या दोस्तों, मुझे पहचानो। क्या रचना है उनकी, मुझे पहचानो। ठीक है, ये उनकी रचना है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों याद रखेगा, ये सही जवाब हो जाएगा। ये परीक्षा में आते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, आगे बढ़िए। सही युग्म को चुनना है आपको। लिख रहा पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली या कौरवी के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। अगर यहां अपभ्रंश की बात कर दें कि पश्चिमी हिंदी किस ये तो सही जवाब है फिलहाल, किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, पश्चिमी हिंदी जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सौरसेनी अपभ्रंश। लिख रहा बिहारी हिंदी ये मारवाड़ी में आता है, क्या नहीं, मारवाड़ी गलत है दोस्तों। मारवाड़ी जो होता है दोस्तों ये राजस्थानी हिंदी में आता है। किस में आता है, राजस्थानी हिंदी में आता है। जबकि जो बिहारी है ये मागधी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये मागधी के अंतर्गत आता है। गढ़वाली दोस्तों, गढ़वाली कुमाऊली ये दोस्तों पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। गढ़वाली कुमाऊनी ये किसके अंतर्गत आता है, ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी दोस्तों ये गलत जवाब हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी बघेली नहीं, पहाड़ी हिंदी याद रखेगा ये खस नामक अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। अगर अपभ्रंश की बात होगी तो बताएगा खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। बात बताना चाहूंगा, हिंदी विषय के लिए हमारे पास किताब है दोस्तों, शानदार किताब है। ये किताब पूरे 634 पेज की किताब है और 6000 सवालों के साथ डिटेल में एक एक चैप्टर पढ़ाए गए। आप ये किताब लेके देखो, इस तरह के सवालों का धुआं उड़ा दोगे। हाँ सही बता रहा हूं, आप लेके देखो, बहुत शानदार सी बुक है दोस्तों, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल लिख रहा पढ़ना का क्रिया भेद। पढ़ना क्या दोस्तों, क्या ये अकर्मक क्रिया है, नहीं। पढ़ना दोस्तों सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या आता है दोस्तों, जैसे रोना होता है, जैसे सोना दे दिया, जैसे उठना दे दिया, जैसे टहलना दे दिया, जैसे उड़ना दे दिया, जैसे दौड़ना दे दिया, जैसे भागना दे दिया। ठीक है, भागना दे दिया। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, ये आता है अकर्मक के अंतर्गत। ठीक है, और अकर्मक माला अक्सर आपसे पूछता है। तो सकर्मक दोस्तों पढ़ना लिखना ये सब क्या होता है, सकर्मक के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। द्विकर्मक जहां पे दो कर्म होते हैं
उसे कहते हैं। ठीक है, लिख रहा परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद यानी परम है जो आनंद। ठीक है, तो परमानंद में द्वंद्व समास है नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे दिन रात, जैसे माता पिता, लाभ हानि, सुख दुख, भाई बहन, ये सब आते हैं। बहुब्रीहि समास में दोस्तों याद रखेंगे तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जहां पर्यायवाची आता है वहां पर। ठीक है, जैसे गजानन। ठीक है, जैसे गजानन या लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी भगवान गणेश जी। जैसे शूलपाणी, चक्रपाणी, चक्रधर। ठीक है, ये सब आता है बहुब्रीहि के अंतर्गत। अव्ययी भाव समास में दोस्तों पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है दोस्तों? पहला पद अव्यय होता है। तो यहां पहला पद अव्यय भी नहीं है, यह कर्मधारय का भेद है। किसका भेद है? कर्मधारय का भेद है दोस्तों। कर्मधारय का पहचान क्या होता है? यहां विशेषण विशेष्य पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है दोस्तों? विशेषण विशेष्य पाए जाते हैं। या फिर एक चीज और आता है, यहां पर उपमान उपमेय का भेद होता है। किसका? उपमान उपमेय का भेद होता है। ये दो पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। फिलहाल कर्मधारय समास हो जाएगा, जहां भी जैसे महात्मा शब्द दे दिया, ठीक है, वहां भी कर्मधारय समास है। जैसे ये दे दिया आपका जो परमानंद दे दिया, यहां भी हो जाएगा। चरण कमल दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आते हैं सवाल। आगे लिख रहा दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। कौन सा विशेषण है? मजहब विशेषण है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था दोस्तों विशेष और विशेषण क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था विशेष से क्या होता है और विशेषण क्या होता है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। सुनिए, एक बार और बता दे रहा हूं। विशेष से क्या होता है दोस्तों? जो मूल शब्द होता है वो विशेष से होता है। जो निर्मित शब्द होता है, जो निर्मित शब्द होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे मूल शब्द था नीति। क्या था? नीति। और नीति से क्या बन गया दोस्तों? नीति से बन गया नैतिक। क्या बन गया? नैतिक। तो ये जो नैतिक शब्द दोस्तों ये विशेषण है, क्योंकि विशेषण पूछा है। ठीक है, यहां पीड़ा मत करेगा। पीड़ा अगर यहां मूल शब्द होता तो पीड़ा से क्या बन सकता था? पीड़ित बन सकता था। ये पीड़ित क्या हो जाता दोस्तों? विशेष से हो जाता। ठीक है, इसी तरह से याद रखेंगे। बाकी तो गलत दिया हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आप याद रखिए, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा खगेश का पर्यायवाची बताना है। खगेश वासुदेव को कहा जाता है क्या? नहीं, वासुदेव को विष्णु कहा जाता है। वासुदेव को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? लक्ष्मी प्रिय कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मी प्रिय कहा जाता है। या फिर वासुदेव को श्रीपति कहा जाता है। श्री यानी लक्ष्मी, उनके पति। या वासुदेव को कमलापति कहा जाता है। क्या कहते हैं? कमला पति कहते हैं। या वासुदेव को दोस्तों अच्युत कहा जाता है। क्या कहते हैं? अच्युत। ठीक है, अच्युत कहा जाता है। इस तरह से नाम है। वाकु बिल्कुल गलत जवाब है। वैनतेय दोस्तों सही हो जाएगा। वैनतेय कहा जाता है गरुड़ को। ठीक है, किसे कहा जाता है? गरुड़ को। गरुड़ दोस्तों, गरुड़ हरि के यान थे, हरि यान इसलिए इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा वैनतेय कहा जाता है। इन्हें पन्नगारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पन्नगारी। पन्नगारी मतलब पन्नग कहा जाता है सांप को और अरी कहा जाता है शत्रु को। तो सांप का शत्रु है, इसलिए इसे पन्नगार भी कहते हैं। इसे उरगार भी कहते हैं। उरग माने होता है सांप और अरी माने होता है क्या? शत्रु। तो इसे उरगार भी कहते हैं। जो विधु दे रहा है दोस्तों, विधु किसे कहते हैं? विधु चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा को छपा कर कहते हैं। क्या कहते हैं? छपाकर। चंद्रमा को सुधांशु कहते हैं। चंद्रमा को शशिकांत कहते हैं। शशिकांत कहते हैं, शशांक कहते हैं। ये सब याद रखेगा, ये चंद्रमा के लिए हो जाएगा। यहां वैनतेय आपका जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, गरुड़ का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। लिख रहा धर्मवीर भारती को किस रचना के लिए 1994 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया था? व्यास सम्मान की स्थापना दोस्तों कब हुई है? व्यास सम्मान की स्थापना ये 1991 में हुआ था और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। फाउंडेशन के द्वारा। अगर हम वर्ष 2023 की बात करेंगे तो वर्ष 2023 में यह पुरस्कार पुष्पा भारती जी को दिया गया है। पुष्पा भारती जी को दिया गया है। उनकी रचना का नाम क्या दोस्तों? यादें यादें और यादें। यादें यादें और यादें, ये उनकी दोस्तों रचना का नाम है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अच्छा, यहां सही क्या हो जाएगा दोस्तों? सपना अभी अभी। ये रचना दोस्तों धर्मवीर, वैसे तो सभी रचनाएं उन्हीं का, ठंडा लोहा, अंधायुग, कनुप्रिया, ये सभी उन्हीं की रचनाएं हैं। लेकिन किस रचना पर इन्हें व्यास सम्मान मिला 1994 में? तो सपना अभी भी, यही दोस्तों है, ये रचनाएं का नाम है। नक्षिका दोस्तों किसकी रचना है? नक्षिका चिंतामणि की रचना है। क्या? देखिए, चिंतामणि नाम के एक व्यक्ति भी थे और चिंतामणि एक रचना का भी नाम है। एक रचना दोस्तों रामचंद्र
शुक्ल जी की, किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम क्या दोस्तों? रचना का नाम क्या है? याद रखेंगे चिंतामणि। क्या नाम है दोस्तों? चिंतामणि। और एक चिंतामणि नाम के क्या थे दोस्तों? चिंतामणि एक लेखक भी रह चुके हैं। वो जो चिंतामणि लेखक थे उनकी रचना का नाम क्या दोस्तों? तो याद रखेगा रस विलास। क्या नाम है? रस विलास। या एक नाम सुना होगा आपने, परीक्षा में आता है, श्रृंगार मंजरी। क्या था दोस्तों? श्रृंगार मंजरी, वो भी इन्हीं की रचना है। सुखदेव मिश्र भी सही जवाब नहीं होगा। सुखदेव मिश्र की रचना का नाम क्या है? तो रस रत्नाकर। क्या नाम दोस्तों? रस रत्नाकर एवं रस अर्णव। क्या नाम दोस्तों? रसार्णव, याद रखेगा रसार्णव। ठीक है, ये उनकी रचना है। यह रचना दोस्तों केशव दास जी की। रसखान जी की बात करेंगे दोस्तों, तो रसखान जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं का नाम बताइए क्या है? एक तो सुजान रसखान है, यहां मत लिखिए, नीचे लिख देता हूं। ठीक है, एक तो सुजान रसखान, क्योंकि इस रचना में रसखान का नाम पड़ा इसलिए इसको बताना बड़ा आसान होता है कि भाई ये सुजान रसखान इनकी रचना है। और एक रचना और लिखेगा दोस्तों, प्रेम वाटिका। क्या लिखेगा? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, यह भी किसकी रचना दोस्तों? यह भी रसखान जी की रचना है। लेकिन दोस्तों जो आज सवाल पूछा है केशव जी की, इन केशव जी की दोस्तों कुछ रचनाओं के नाम बताइए जो परीक्षा में पूछे जाते हो। ठीक है, तो याद रखेगा एक रचना है रसिक प्रिया। अच्छा, रसिक प्रिया याद कर रहे हैं तो साथ साथ आप कवि प्रिया भी याद कर लेना, कोई दिक्कत आपको? नाम एक जैसा है ना, तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये केशव दास की रचना है। इसी तरह से नख सिख इन्हीं की रचना है और छंदमाल इन्हीं की रचना है। 4-5 रचनाएं बताऊंगा, बार बार यहीं से सवाल बनते हैं। ठीक है, इसी की तरह रतन बावनी किसकी रचना दोस्तों? यह भी दोस्तों केशव दास जी की रचना है। ठीक है, और जहांगीर जस चंद्रिका, यहां से भी सवाल आता है। जहांगीर जस चंद्रिका और विज्ञान गीता, ये सभी रचनाएं किसकी दोस्तों? विज्ञान गीता। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? ये केशव दास जी की रचना है। ये रीतिकाल के कवि रहे हैं दोस्तों। यहां से भी बार बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, तो पहले से आप अलर्ट रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हमारी क्लास में ना आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां जब आपकी स्पीड बनेगी तभी एग्जाम में स्पीड बनेगी भाई, इसीलिए मैं बिना बातचीत के आपको सिर्फ पढ़ाना पसंद करता हूं। ठीक है, आगे आइए। लिख रहा किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? तो पहला पद संख्यावाची कहां होता है दोस्तों? द्विगु समास में। द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है दोस्तों? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान कैसे होंगे? जैसे लिखा कहीं पर दुख सुख, क्या लिखा है? दुख सुख, तो दोनों पद प्रधान है। या लिखा कहीं पर रात दिन, तो दोनों पद प्रधान है। इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची हो जाता है। जैसे लिख दिया गया दोस्तों पंचवटी, लिख दिया गया अष्टाध्यायी, लिख दिया गया नवरत्न। ठीक है, नवरत्न, तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अव्ययी भाव समास में याद रखेंगे पहला पद अव्यय हो जाता है। पहला पद अव्यय हो जाता है। ठीक है, अव्यय हो जाता है। ठीक है, और तत्पुरुष भी नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों? द्विगु समास जो होगा ये आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा आगमन में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग कहां लगता है दोस्तों? उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है? शब्द के प्रारंभ में लगता है। अगर शब्द लिखा है यहां पर आगमन, तो यहां पर मूल शब्द क्या दोस्तों? तो याद रखेगा आ यहां उपसर्ग है और गमन जो है दोस्तों यह मूल शब्द है। गमन क्या दोस्तों? मूल शब्द है। तो यहां आ हो जाएगा, अ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आ धन गमन बराबर क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? सही जवाब है। अच्छा, जिस बच्चे को लग रहा हो सर बहुत आसान है ना, कॉपी कलम लेके बैठो, सारा सही करके दिखाओ। अरे जितना ज्यादा सही होगा परीक्षा में उतना ही तो उत्तर आपको उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, तो सही करके तो दिखाओ। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनना। अगला लिख रहा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इसका अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का, ये बताना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। लिख रहा है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने आती। स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो ये तो गलत है। ठीक है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ये। और अब देखिए, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ठीक है, अरे ऐसा थोड़ा है कि जब जब विपत्ति में पड़ोगे तभी अच्छा फल मिलेगा। ऐसा कोई नियम है क्या कि अच्छा फल को प्राप्त करने के लिए विपत्ति में ही पड़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये 1 और 3 में दोस्तों कहानी आती कि क्या चूज करे। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब है कि प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ये इसके अपोजिट में जा रहा उत्तर, लेकिन ऐसा ही जवाब होगा। ठीक है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ये इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने 3 नंबर चूज किया, फिर से
पढ़िए, फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये टेस्ट चल रहा है, ये मॉक टेस्ट की क्लास है, ठीक है, ये मॉक टेस्ट की क्लास है। तो यहां पे हम आपको सही उत्तर बताने के लिए आए हैं। अब आप गलती क्यों कर रहे हैं, एक बार जाके आप अपने मन से ढूंढिए इस चीज को। हींग लगे ना फिटकरी, रंग फिर भी चोखा। इसका मतलब है बिना खर्चा के काम अच्छा हो जाए, उसी कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। बहुत खर्च खराब काम नहीं, बिना खर्च अच्छा काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम अच्छा, ये सब नहीं दोस्तों। बिना खर्चा के काम अच्छा हो जाए उसी कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। हाँ, ठीक है। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो यहां पे आपको मिश्रित बताना है। लिख रहा वर्षा हो रही है, ये वर्षा हो रही दोस्तों, ये तो सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ता हूं और जहां कहीं भी रहता दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सुधीर पढ़ता है, यह भी सरल वाक्य हो जाएगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, यह दोस्तों जो वाक्य है यही मिश्रित वाक्य है, ठीक है, यही मिश्रित वाक्य। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मिश्रित वाक्य की पहचान आप कैसे करो, ठीक है। सुनो, कहीं भी दोस्तों आपको की लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, कहीं भी दोस्तों आपको क्या मिल जाए, ज्यों लिखा हुआ मिल जाए, ज्यों, या कहीं पर दोस्तों आपको त्यों लिखा हुआ मिल जाए, या कहीं पर दोस्तों जितना उतना लिखा हुआ मिल जाए, जितना उतना, तो ये सारे शब्द किसके पहचान होते हैं, मिश्रित के। उसी तरह से लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु और इसलिए, वो सब किसके होते हैं दोस्तों, संयुक्त के लिए होते हैं। क्या क्या, लेकिन, किंतु, परंतु और इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु और इसलिए, इस तरह के जो शब्द मिलते हैं क्या होते हैं, ये हमेशा संयुक्त वाक्य होते हैं। और की, ज्यों, त्यों, जितना, उतना, इतना, ठीक है, ये सब जो होते हैं, इधर उधर, ऐसे वैसे, इधर उधर, इधर उधर, ऐसे वैसे, ठीक है, ये सब जहां मिलते हैं दोस्तों शब्द, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो यहां पहचाना सीखिए, की लिखा था तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में बहुवचन का प्रयोग हुआ, ये आपको बताना है। लड़का कहता है, कहता है, या तो दोस्तों एक वचन यहां पर है, ठीक है, ये तो जवाब होगा नहीं। लड़के ने कहा, तो लड़के ने कहा तो किसी से कहा, तो दोस्तों यहां भी बहुवचन का बोध नहीं है, ठीक है। लड़के लड़के से कहते हैं, यहां पर हैं और ये हैं क्या दोस्तों, जहां लगता है वो बहुवचन ही होता है, तो यही बहुवचन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। लड़के ने लड़के से कहा, यह भी दोस्तों क्या हो जाएगा, एक वचन का बोध करा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आते हैं जहां दिमाग बिफर जाता है। आप कॉपी कलम लेके बैठे हो ना, सही करके दिखाओ, आपको लगेगा कि चाह रहे हैं सही करना, फिर भी गलत हो जा रहा है। जैसे मैं स्लाइड चेंज किया करूं ना, आप तुरंत उत्तर लगा दिया करो और तुरंत प्ले करके तुरंत डिसाइड हो जाएगा क्या सही किया क्या गलत किया ना। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, जो पुल्लिंग हो बताइए, वचन, हानि, प्यास और बचत, ठीक है। तो बचत हमेशा क्या होती है दोस्तों, अच्छी बचत होती, क्या होती है, अच्छी बचत होती है। और अच्छी की वजह से यह बचत शब्द क्या है, यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, गलत है। प्यास हमेशा, ठीक है, प्यास भी दोस्तों अच्छी, अच्छा तो नहीं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेकिन प्यास भी दोस्तों जो शब्द है स्त्रीलिंग है, और हानि भी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। यहां पर जो वचन दे रहा दोस्तों, ये वचन पुल्लिंग शब्द है। क्या दोस्तों, ये वचन पुल्लिंग शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब प्यास और हानि की पहचान कैसे किया जाए, हाँ, तो पढ़ना पड़ेगा। ये किताब लीजिए, इसमें विस्तार से एक एक बातें बताएगी। मॉक टेस्ट की क्लास है, फिर बता रहा हूं। अगर आपको ये वचन वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने डिटेल में जो चैप्टर पढ़ाया वचन का, वहां जाके पढ़िए। आप लिखे ना वचन स्टडी 91, आपको मिल जाएगी क्लास, क्या दिक्कत है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया मैंने पहले बता दिया कहां क्या क्या होता है, जैसे टहलना हो गया, दौड़ना हो गया, भागना हो गया, जागना हो गया, रोना हो गया, सोना हो गया, उड़ना हो गया, दौड़ना हो गया, सब अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है तो दोस्तों यहां तो पानी में कर्म दे दिया, तो कर्म तो है ही यहां पे। गेहूं पिसवाना, पिसवाने में भी दोस्तों यहां पर गेहूं है, तो यह भी कर्म है यहां पर। श्याम निबंध लिखता है, यह भी हो जाएगा। राम मोहन को रुला रहा है, बताइए, राम मोहन को रुला रहा है, ये कर सकते क्या, तो रोना क्या होता है यहां पर, बच्चे सुनेंगे, रोना यहां पर क्या होता है कि सर ने बताया था कि रोना क्या होता है, अकर्मक होता है, ठीक है। और सर यही कर लिया, यही सोच रहे हो ना, अगर ऐसा किया ना हो गई गलती आपसे, बंटा धार कर दिया। सुनो ध्यान से, ये गलत जवाब है, ठीक है। रुला रहा है तो यहां बता दिया है कि किसको रुला रहा है, तो मोहन को। क्या लिखता है, तो निबंध लिखता है। किसे पिसवाता है, गेहूं को। यहां जो आपने नहीं सोचा वही आपको जवाब है, पानी बरस रहा है दोस्तों। बरसना क्या है यहां पर, क्या है, क्रिया है, लेकिन उसके साथ कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेंगे। झटका लगा क्या करूं तो बताइए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी परीक्षा में झटका लगेगा। इसे फर्राटेदार पर देख रहा था कि क्या होता है,
लगे बच्चे, हाँ सर रोना, अरे दिया तो भाई मोहन को रुला रहा है। अगर यहीं पर ये कहता, जैसे रोना के बारे में कहा जाता बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, तब क्या हो जाता दोस्तों, तब यह अकर्मक में आ जाता। क्या आ जाता, अकर्मक में, ठीक है। लेकिन यहां साफ साफ अलग तरीके से दे रहा है, तो इस भाव को समझिए। देखिए स्टडी 91 प्लेटफॉर्म के अलावा हमारा एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ जिसका नाम स्टडी 91 pro.com। इस pro.com को केवल इसलिए बनाया गया ताकि आपको बेहतर टेस्ट सीरीज मिले, जिसमें मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर, इन सबका टेस्ट मिलेगा अलग अलग परीक्षाओं के लिए। तो आप जब कभी वेबसाइट पर आएंगे तो ऊपर एक सर्च बॉक्स दिखेगा, उस सर्च बॉक्स में आपको अपने एग्जाम का नाम लिखना है और सर्च कर लेना है और टेस्ट सीरीज क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, सुनिए, लिख रहा निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। तो कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है दोस्तों, ने परसर्ग होता है, तो 2 हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, यहां क्या है दोस्तों, कर्म कारक का परसर्ग है। से बात करेंगे दोस्तों तो से करण कारक में भी आता है, लेकिन कब, जब से माध्यम के रूप में काम करे, और अपादान कारक में आता है जब से अलगाव का कार्य करे। ठीक है, ठीक है, अलगाव का। जैसे नितिन सर कलम से लिखते हैं, तो कलम से लिखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो, कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्म कर्ण कारक हो जाएगा। लेकिन वहीं कह दें कि पेड़ से पत्ता गिरता तो अलगाव को दिखा रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। और में और पर ये आता दोस्तों अधिकरण कारक में। कहां आता दोस्तों, अधिकरण में। क्या क्या आता दोस्तों, तो अधिकरण में में शब्द भी आता है और पर शब्द भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली सरल गुप्त की नहीं है। जो नहीं है वो बताना है, जो है उसको छोड़िए। ठीक है, तो लिख रहा है यशोधरा, ये तो मैथिली सरल गुप्त की रचना है। मैथिली सरल गुप्त को दोस्तों क्या कहा जाता है, इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। कि क्या कहा जाता है दोस्तों, राष्ट्र कवि कहा जाता है। यशोधरा इन्हीं की रचना है, रंग में भंग इन्हीं की रचना है, जयद्रथ वध इन्हीं की रचना है। प्रेम प्रपंच जो लिखा दोस्तों, ये गलत जवाब दे रहा। प्रेम प्रपंच किसकी रचना है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रेम प्रपंच। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कृतियों में याद रखेंगे चोखे चौपदे आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, चोखे चौपदे, चौपदे। ठीक है, चोखे चौपदे पूछता परीक्षा में कि चोखे चौपदे किसकी रचना दोस्तों, तो चोखे चौपदे और चुभते चौपदे दोनों बताया था आपको ना, चुभते चौपदे दोनों इन्हीं की रचना है। एक रचना इनका है दोस्तों वैदेही वनवास। क्या है दोस्तों, वैदेही वनवास। परीक्षा में इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसको याद रखेगा। अच्छा, इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा, जैसे इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है उसी तरह इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परीक्षा में आता है कि कवि सम्राट की संज्ञा किसे दिया जाता है, तो क्या बताएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को क्या संज्ञा दिया जाता है, कवि सम्राट की संज्ञा दिया जाता है। इस तथ्य को भी आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए, नीचे दिए गए शब्द के विकल्पों में से शब्द पर्यायवाची या समानार्थी जो नहीं है वो बताना है। तो तलवार का पर्यायवाची खड़ग भी होता है, अस भी होता है, करवार भी होता है, लेकिन कुठार नहीं होता है। कुठार किसे कहते हैं दोस्तों, यह फरसा को कहते हैं। ठीक है, अलग होता है ये। ठीक है, तो तलवार को खड़क कह देंगे, असी कह देंगे, करवाल कह देंगे, और क्या कह देंगे दोस्तों, चंद्रहास कहा जाता है, चंद्रहास कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, कृपाण कहा जाता है। ये सब दोस्तों तलवार का पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुठार जो शब्द दिया है ये पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जो है वो बताना है। तो दोस्तों बच्चा जानता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम क्या है, उर्वशी रचना है। क्या रचना, उर्वशी। और कौन कौन की रचना है दोस्तों, तो सबसे पॉपुलर में तो दोस्तों रश्मि रथी आता है, जो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो रश्मि रथी लिखिए दोस्तों। उसी तरह से कुरुक्षेत्र याद रखेगा, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय लिखेगा, संस्कृति के 4 अध्याय ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। ये रसिक रहस्य प्रमोद नहीं होगा दोस्तों, रसिक रहस्य अगर आपसे पूछे, फिलहाल उत्तर नहीं है, लेकिन ये पूछा जाए कि रसिक रहस्य किसकी रचना है, तो याद रखेगा ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना का नाम क्या दोस्तों, याद रखेंगे रसिक रहस्य। ठीक है, प्रेम 50 नहीं दोस्तों, एक्चुअली में इसका नाम है प्रेम 25। क्या नाम है दोस्तों, प्रेम 25 नाम है। और ये जो प्रेम 25 रचना है किसकी रचना है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी रचना दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। सर इनकी रचना तो वही गोदान पढ़ते हैं, गबन पढ़ते हैं,
कलम, नमक का दरोगा पढ़ते हैं, नमक का दरोगा, हाँ ठीक है, यही सब पढ़ते हैं ना, वही है। सरोवर भी दोस्तों पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, सरोवर नहीं, एक्चुअली में यहां लिखना चाहिए मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर, ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो होगा मानसरोवर। मानसरोवर किसकी रचना दोस्तों? ये रचना भी मुंशी प्रेमचंद जी की है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की ही रचना है मानसरोवर, ठीक है। तो ये सरोवर गलत दिया हुआ है। फिलहाल आपने देख लिया, जो सही था वो भी देख लिया, जो गलत था उसको आपने अपने तरीके से सही करके पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य जिसमें आज्ञा का भाव हो बताना है। सुरेश को बुलाना चाहिए, ये तो सजेशन दिया जा रहा है ना, सुझाव दिया जा रहा है कि भाई उसको बुलाना चाहिए। नहीं, उसको नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अभिषेक पुस्तक लाओ, यहां आज्ञा दिया गया, अभिषेक पुस्तक लाओ, ठीक है, तुम बाहर जाओ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, ये सब नहीं दोस्तों। तो जाना चाहिए तो ऐच्छिक हो गया ना, कि इच्छा पे है, विकल्प दिया जाए तुम्हें बाजार जाना चाहिए, जाना हो जाओ, ना जाना मत जाओ, ठीक है। तो याद रखेगा अभिषेक पुस्तक लाओ, ये आज्ञार्थक वाक्य है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। लिख रहा है राम की गाय बहुत काली है। इस वाक्य में काली शब्द क्या दोस्तों? तो देखिए गाय जो शब्द है, गाय की विशेषता क्या दोस्तों? कि काली है, ठीक है। तो ये जो काली शब्द है यह विशेषण है, जो बहुत शब्द है यह प्रविशेषण है। क्या दोस्तों? बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, आप समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सही बताया गलत बताया, एक मिनट। काली शब्द क्या दोस्तों? गाय बहुत काली है, तो गाय क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, सही है। काला उसका क्या है? विशेषता बताई जा रही है, सही है, ठीक है। और बहुत जो है ये हो जाएगा। और गाय शब्द पूछ दे परीक्षा में कि यहाँ पर गाय क्या दोस्तों? तो गाय विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? वो विशेष से कहलाता है ना। तो यहाँ गाय क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? ये किस किस क्या रेखांकित जो पद है वो क्या दोस्तों? क्या संज्ञा है? नहीं। क्या विशेषण? नहीं, यह सर्वनाम है। और यहां दोस्तों यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या दोस्तों? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो यह सर्वनाम का भेद हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य मूलक अलंकार नहीं है? थोड़ा सा लीक से हटकर, आपने बहुत बार अलंकार पढ़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मूलक अलंकार वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। फिलहाल पूछा कि कौन, एक्चुअली में यहां मूलक नहीं देना चाहिए, मूलक दे सकता है। ये जो सदस्य मूलक लिख दिया ना, ये गलत लिख दिया। ये सदस्य मूलक की जगह यहां लिखना चाहिए सादृश्य मूलक। क्या लिखना चाहिए दोस्तों? इसे लिखना चाहिए सादृश्य मूलक अलंकार। क्या लिखना चाहिए? सादृश्य मूलक अलंकार लिखना चाहिए। और सादृश्य मूलक में क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, उत्प्रेक्षा आता है, रूपक आता है, उपमा आता है। लेकिन ये विशेषोक्ति जो दिया दोस्तों, ये विशेषोक्ति नहीं आता है। इसके अलावा संदेह अलंकार वगैरह भी जो आप पढ़ते हैं, संदेह अलंकार, यह भी दोस्तों सादृश्य मूलक में आता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक परीक्षा में पूछता है निषेध मूलक। क्या पूछता है दोस्तों? आपसे पूछता है कि निषेध मूलक अलंकार के भेद बताइए। निषेध मूलक, मान लीजिए आज जैसे सादृश्य मूलक पूछ दिया, उसी तरह से निषेध मूलक पूछ दिया, तब क्या बताएंगे? बताएगा व्यतिरेक अलंकार। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार। या फिर आप विनोक्ति अलंकार के बारे में पढ़े होंगे, विनोक्ति अलंकार, ठीक है। व्यतिरेक, विनोक्ति, ये सब दोस्तों किसके भेद हैं? यह निषेध बोधक के भेद है। इसी तरह से दोस्तों एक कर्ण कार्य संबंधी अलंकार देता है। क्या पूछता है? ठीक है, कर्ण कार्य, ठीक है, कर्ण कार्य। ये कर्ण कार्य का मतलब क्या होता है? जैसे पढ़ते हैं ना, जहां कार्य बिना कारण के ही हो जाए, उसीलिए कर्ण कार्य नहीं, कारण कार्य होना चाहिए। कारण कार्य संबंधी अलंकार, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं जो आप विचार कीजिए। जहां कारण बिना कार्य हो जाए, ऐसे में आप कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे विभावना वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, विभावना पढ़ते हैं। इसी के तहत दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार आता है। क्या आता है दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार आता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? यहाँ कारण कार्य संबंधी अलंकार होते हैं, ठीक है। अनाहूत का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो अनाहूत का विलोम हो जाता आहूत। क्या हो जाता है? अनाहूत का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ अनधन आहूत। अनधन आहूत बराबर क्या बन जाता है दोस्तों? यही तो बनता है अनाहूत। क्या बनता है? अनाहूत। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। पराभव का विलोम क्या हो जाएगा? तो वैभव का विलोम क्या हो जाता है? पराभव हो जाता है। प्रस्थान का क्या हो जाएगा? प्रस्थान का विलोम हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन। अतिथि का विलोम क्या हो जाएगा? आतिथेय हो जाता है। क्या हो जाता है? अतिथि का विलोम आतिथेय हो जाता है। फिलहाल मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में विलोम
इस तरह के आपको याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? क्या शिव का अर्थ होता है? नहीं, ये पशु नहीं है, हरि का अर्थ होता है। जी हाँ, हरि जो शब्द दोस्तों याद रखेगा, हरि के कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे मैं बता दूं, हरि भगवान के रूप में देखेंगे तो विष्णु को भी कहा जाता है, कृष्ण को भी कहा जाता है और शिव को भी हरि कहा जाता है, हरिहर। हाँ, इसी तरह से आप जानवरों में बात करेंगे तो याद रखेंगे सर्प को भी कहा जाता है, सर्प मेढक को कहा जाता है, मेढक को भी हरि कहते हैं, सिंह को भी हरि कहते हैं, हाथी को भी हरि कहते हैं, घोड़ा को भी हरि कहते हैं, बंदर को भी हरि कहते हैं, बंदर यानी वानर कहिए चाहे बंदर कहिए, ठीक है, हरि कहते हैं। इसी तरह से आप याद रखेंगे कोयल को भी हरि कहते हैं, हंस को भी हरि कहते हैं, कोयल और हंस को भी क्या कहते हैं दोस्तों? हरि कहते हैं ना। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे तो देवताओं में इंद्र को हरि कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र को और यमराज को, यह अनेकार्थी में आ जाता है दोस्तों, अनेकार्थी। ठीक है, तो इंद्र और यमराज को भी कहा जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, किरण को भी हरि कहा जाता है, किरण को। ठीक है, किरण यानी पुंज, ठीक है, उसे भी हरि कहते हैं। ये अनेकार्थी है तो इतनी सारी चीजों को हरि कहा जाता है। ठीक है, आप पढ़िए, ढूंढिए, कहीं से कुछ भी दे सकता है, इसलिए पहले से आप अलर्ट रहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। करा अवर का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए अवर का विलोम, तो लघु का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? लघु माने छोटा हो जाएगा, तो लघु का क्या कर दूं? बृहत कर दूं। ठीक है, बृहत कर दूं, बृहत। ठीक है, लघु का बृहत हो जाएगा, या फिर दीर्घ कर दूं ना, दीर्घ सबसे अच्छा कर दूं, ज्यादा सही रहेगा। अवर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अवर का विलोम प्रवर हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। सुवर तो होगा नहीं। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? कनिष्ठ माने कनिष्ठ का क्या हो जाता है? ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ यानी छोटा भाई, ज्येष्ठ यानी बड़ा भाई। हाँ, तो ये हो जाएगा। इसी तरह अग्रज का क्या देता है दोस्तों? अग्रज जो पहले जन्मा हो तो अग्रज का अनुज हो जाता है, अग्रज का विलोम अनुज हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। करा शायद पिताजी आ जाएं, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो आज्ञा तो दिया नहीं जा रहा है, संदेहार्थक, संदेह है कि शायद पिताजी आ जाएंगे, तो संदेह ही है। इच्छार्थक भी नहीं, संकेतवाचक भी नहीं। देखिए इच्छार्थक तब होता है जब मैं कहूं कि आप सभी अपने अपने परीक्षा में सेलेक्ट हो जाएं, आप सभी की मनोकामना पूरी हो। ठीक है, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। ठीक है, इसका मतलब क्या दोस्तों? यह इच्छार्थक, इच्छा किया जा रहा है कि सभी का क्या हो? कल्याण हो। संकेतवाचक में क्या होगा? यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे तो अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। ठीक है, अवश्य सफल होंगे। ये जो वाक्य है दोस्तों, ये संकेतवाचक है, संकेत दे रहा है कि अगर पढ़ोगे तो सफल होगे। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छे होते, तो यहां हो जाता है संकेतवाचक। ठीक है, आज्ञार्थक में जहां आज्ञा दिया जा रहा है वहां पे, अब से एक पुस्तक लाओ, ठीक है, राजू पानी लाओ, तब दोस्तों यहां पे हो जाता। करे ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? अंगरखा। आइए इधर बात कर लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं तत्सम शब्द, दूसरी तरफ लिखते हैं दोस्तों तद्भव शब्द। जैसे जो अंगरखा शब्द है दोस्तों, अंगरखा ये तद्भव शब्द है, और ये किसका, इसका तत्सम क्या हो जाता है? अंगरक्षक हो जाता है। क्या हो जाता है? अंगरक्षक हो जाता है। इसी तरह ये जो अंगीठी दे रहा है, ये भी दोस्तों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाता है? अग्निष्ठिका हो जाता है। क्या हो जाता है? अग्निष्ठिका हो जाता है। ओंठ दोस्तों जो दिया है दोस्तों, ओंठ ये भी तद्भव शब्द है, और इसका क्या हो जाता है? याद रखेंगे ओष्ठ हो जाता है। तो फिलहाल यही हो जाएगा। अंगूठा जो दिया दोस्तों, यह भी आपका तद्भव है, अंगूठा का क्या हो जाता है? अंगुष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? अंगुष्ठ हो जाता है। ठीक है, अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, तो याद रखेंगे। फिलहाल जो सही जवाब है वो ओष्ठ का पूछा है तो ओंठ हो जाएगा, ये सही जवाब है। लिख रहा है समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों? तो श्रृंगार नहीं। श्रृंगार रस में हमेशा भाव किसका होता है दोस्तों? रति का भाव होता है। क्या होता है? रति का भाव होता है। करुण रस में शोक का भाव होता है, तो यहाँ शोक भी नहीं है। यहाँ पर शांत रस है दोस्तों, यहाँ शांत रस का भाव होता है निर्वेद। ठीक है, भयानक रस में किसका भाव होता है? तो भय का भाव होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां जो जवाब होगा ये शांत रस का भेद है। किसका भेद है दोस्तों? शांत रस का उदाहरण है समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। यहाँ कौन सा रस है? शांत रस है। ठीक है, राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? ठीक है, तो राम आम खाता दोस्तों भाववाच्य तब होता जब लिखा जाता जहां भाव की प्रधानता होती, और भाव की प्रधानता जैसे पिताजी से टहला नहीं जाता, माता जी से चला
पढ़ा नहीं जाता तब होता। तो राम आम खाता है, ठीक है, यहाँ राम की बात हो रही दोस्तों, सारा प्रभाव राम पर पड़ रहा है, तो यहाँ कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी कर्ता की प्रधानता नजर आ रही है, तो कर्तृवाच्य आपका जवाब होगा। कह रहा किसी बड़े अंश बड़े अंश का संक्षिप्त रूप, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम। देखिए अल्प विराम और अर्ध विराम मैं बता दूं, जैसे एक होता है पूर्ण विराम, क्या होता है दोस्तों? एक होता है पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम का सिंबल क्या दोस्तों? ये पूर्ण विराम होता है। उसी तरह से अल्प विराम कामा को कहते हैं। उसी तरह से अर्ध विराम जो होता है दोस्तों, ये सेमी कॉलम को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों? यह सेमी कॉलम को क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों लाघव चिन्ह होगा, इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है, कोष्टक नहीं होगा। कोष्टक क्या करते हैं दोस्तों? अर्थ स्पष्ट करने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो सिंबल होता है क्या होता है दोस्तों? कोष्टक होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कोष्टक का यूज तभी किया जाता है, ठीक है। तो आइए, ये शानदार सा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। लिख रहा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उसके लिए शब्द होता अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ठीक है। पत्रहीन मतलब जिसमें पत्ते न हो, जिस पेड़ पर पत्ते न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पत्रहीन। को पत्ता क्या है? पत्रहीन है। अपर्णा जिसने पत्ते त्याग दिए हो, ठीक है, पत्ते त्याग दिए हो इसे कहा जाता है। लेकिन अपर्णा दोस्तों माता पार्वती को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माता पार्वती को कहा जाता है। प्रपर्ण का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा समझाएगा? प्रपर्ण, तो पर्ण तो दोस्तों पत्ता को कहा जाता है, उसके आगे एक शब्द लग जाएगा प्र माने क्या हो गया? तो प्रपर्ण कहा जाता है गिरा हुआ पत्ता। किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रपर्ण कहा जाता है गिरा हुआ पत्ता। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रपर्ण। तो आपको कुछ नया मिला ना? देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो शानदार सी किताब लॉन्च की गई है, ठीक है, एक बार आप इस किताब को लेके देखो, संतुष्ट रहोगे। भाई बहुत शानदार किताब है, इससे बेहतर नहीं मिलेगी मार्केट में कोई किताब। पूरे 6000 सवाल दिए हैं, एक एक चैप्टर विस्तार से बताए गए हैं और इतने बढ़िया से कि आप संतुष्ट हो जाओगे। और जो हमारा सामान्य हिंदी का इंडिविजुअल बैच है ना, एक बार इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करो, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी कोई डाउट नहीं रह जाएगा, विश्वास करो, ठीक है। बहुत शानदार क्लास है दोस्तों यहाँ पर। तो ये सामान्य हिंदी का इंडिविजुअल बैच है, हमारा सुपर सेलिंग बैच और सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों। हम कहते हैं बार बार हिंदी मत पढ़ो। आपकी दिक्कत क्या है ना, एक बार पुलिस के लिए पढ़ोगे, एक बार अलग अलग एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ोगे, नहीं, वो काम मत करो। एक बार हिंदी को पढ़ो, भारत का कोई भी एग्जाम हो वो उससे क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह से अगर आपको पढ़ना तो आप ये इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करो, बहुत गजब की बैच है, मजा आ जाएगा, ठीक है। सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए अलग से फाउंडेशन कोर्स है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इसी तरह से अलग अलग विषयों पर हम काम कर रहे हैं दोस्तों। इनके अलग अलग फाउंडेशन बैच हैं, तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। किताबें भी हैं, कोर्स भी हैं और ई बुक भी है, बुक्स भी है, अब तो टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट मैटर है दोस्तों स्टडी 91 के पास आपके लिए। आप बस मौका दीजिए, जुड़िए, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो पाए, ठीक है। तो सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, यही आपसे निवेदन रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।